लॉज ऑफ मोशन में वन मोर डाउट सेगमेंट. एज शोन इन फिगर, फोर्स F is acting on a block of weight W. If the coefficient of friction between block and surface is mu s, ये ब्लॉक और ये सरफेस, इनके बीच का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू एस है. ठीक है. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक कम्स इनटू द मोशन. चल आया. पहले तो देख, ये रहा सरफेस, थोड़ा नीचे ले भाई, ड्राइंग में मजा आएगा. ये रहा ब्लॉक. ठीक है. अब फोर्स ऐसे लग रहा है, समझ तू. एफ, यहां पे क्या बन रहा है? एंगल. ओके. सबसे पहले देख, ये ब्लॉक यहां से मूव होना चाहिए. मूव होना चाहिए मतलब ब्लॉक को जो खींचने वाला फोर्स है वो फ्रिक्शन के जितना है उससे ज्यादा होगा तो ये मूव करेगा. फ्रिक्शन क्या करेगा, इधर इसको रोक के रखेगा कि भाई तू जा मत, प्लीज डोंट गो. यहाँ पे कोल्ड वेल्डिंग होता है ना, उससे फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखता है. लेकिन तेरा ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, इसके एग्जैक्टली अपोजिट, ये वाला फोर्स इससे ज्यादा होगा ना तो ब्लॉक यहां से हिल जाएगा. तो ये कौन सा है? एफ कॉस बन रहा है, देख ले. ठीक है. अब इसका एक और कंपोनेंट बन रहा है एफ साइन. अच्छा, यहां पे क्या आ रहा है? नॉर्मल. यहां पे आ रहा है mg. तो फाइनली टू मूव ब्लॉक, ये फोर्स इस फोर्स से ज्यादा होना चाहिए. हम जानते हैं ना ये तो. ठीक है. एफ कॉस मस्ट बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू द एफ एस. नाउ एफ कॉस, अब सिर्फ मैथमेटिक्स है. ये क्या लेंगे? म्यू एस एन. एफ कॉस म्यू एस एन. एन क्या लेना है? देख ले, इधर दिख रहा है, साइड में आ जा. देख, एन प्लस एफ साइन और सामने क्या बैठा है? एम जी. तो एन क्या बनेगा यहां से? एम जी माइनस एफ साइन. तो ले ले एम जी माइनस एफ साइन. ठीक है. अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर. एफ कॉस म्यू एस को अंदर डाल, एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन. ठीक है. अब एफ साइन को इधर उड़ा ले, तो एफ कॉस माइनस म्यू एस एफ साइन. रिमेनिंग क्या, ये रहेगा ना, म्यू एस एम जी. ओके. देख, म्यू एस एम जी यहां पे रहेगा, इसको इधर उड़ा लिया, ये क्या हो गया? प्लस. अब इसमें से एफ कॉमन ले ले, कॉस थीटा प्लस म्यू एस. ये जो एम जी को क्वेश्चन में वेट बोला है तो डब्ल्यू हो गया. ये पूरा टर्म नीचे है, तो एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस डब्ल्यू डिवाइड बाय कॉस प्लस म्यू एस. यार यहाँ पे साइन कौन लेगा रे? साइन म्यू एस साइन. डन. ये आंसर है अपना. ओके. अब नेक्स्ट 52 देख. 52 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एज शोन इन फिगर ए, अ बॉक्स इज केप्ट ऑन अ टेबल. ये एक टेबल पे एक बॉक्स रखा है. देख फिगर, थोड़ा जूम करना कैमरामैन. हाँ. अच्छा, इसको देख, बी के साथ कनेक्ट किया है ना. ओके. सैंड इज फॉलिंग इन द बॉक्स एट द रेट ऑफ 200 ग्राम पर सेकेंड. इस बॉक्स के ऊपर देख मिट्टी गिर रही है, दिख रही है? ये कंटेनर है, उसके अंदर मिट्टी भरा हुआ है, देख, और यहां से नीचे गिर रही है इसके ऊपर, दिख रहा है ना? इस मिट्टी के गिरने का रेट क्या है? तो रेट ऑफ मास इज 200 ग्राम पर सेकेंड. इसका मतलब हुआ 0.2 kg पर सेकेंड. मतलब एक सेकेंड में 0.2 kg गिर रहा है. ये इंफॉर्मेशन काम आएगा. चल आगे बढ़. बॉक्स इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2. ये जो बॉक्स के मूव होने का जो वेलोसिटी है वो क्या है? 2 है. ठीक है. फिर देख, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड सरफेस ऑफ टेबल इज 0.2. तो म्यू एस कितना है यहाँ पे? 0.2. ठीक है. आगे बढ़. मास ऑफ ब्लॉक बी इज 10 kg. ये जो बी है ना, इसका मास 10 kg है. ओके. मास ऑफ बॉक्स ए इज 5 kg. इसका मास 5 kg है. ठीक है, कोई बात नहीं. हमको करना क्या है? आफ्टर हाउ मच टाइम बॉक्स बिकम स्टेशनरी. पूरा फिनोमिनन समझा? नहीं समझा? रुक, समझाता हूं. 2 मिनट लगेगा. ड्राइंग होना चाहिए, फिजिक्स का हार्ड ड्राइंग. तो देख, एक्चुअल फिनोमिनन ये है. ये एक सपोर्ट है, यहां पे एक पुली लगा हुआ है, इस पुली से एक ब्लॉक लटक रहा है बी. यहाँ पे दूसरा एक ब्लॉक बांधा हुआ है
दैट इज ए। फ्रिक्शन है, यहां से मिट्टी गिर रही है दन दना के, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के। चलो ठीक है, अब गौर से देख, ये नीचे गिर रहा है और ये 2 की स्पीड से जा रहा है। बोले ना क्वेश्चन में इसका स्पीड क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये नीचे गिर रहा है और ये 2 की स्पीड से जा रहा है। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कितने टाइम में रुक जाएगा। रुकेगा क्यों, तो 2 की स्पीड से जाना है, इसको रुकेगा क्योंकि ये मिट्टी यहां से गिर रहा है ना, जैसे जैसे मिट्टी गिरता जाएगा मिट्टी का अमाउंट बढ़ता जाएगा और इसका वजन इसलिए और भारी होता जाएगा। ये इतना भारी हो जाएगा कि फिर ये है ना, इसको खींच नहीं पाएगा। अभी तो ये बेचारा क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये 10 kg है, देख तू भाई, और ये सिर्फ 5 kg है, तो 10 kg वाला ज्यादा भारी है ना, हैवी है, तो नीचे की साइड खींच लेगा, तो इसको जाना पड़ेगा। लेकिन जब इसके अंदर मिट्टी गिर रही है, इक्वली इसके जितना हैवी हो जाएगा, फिर यहां से हिलेगा नहीं ना। समझा कॉन्सेप्ट कि नहीं समझा? हाँ, तो गौर से देख, इसको इधर रोकने वाला जो फोर्स और ये यहां से यूं खींचने वाला फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। सिंपल। इसको रोकने वाला फोर्स कौन है, फ्रिक्शन। तू बोलेगा सर अभी तो आप बोल रहे थे मिट्टी, अरे वो ही रे, जितना मिट्टी अंदर गिरेगा उतना ये दबेगा, उतना फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली इट विल क्रिएट द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन और इसको ये खींचने वाला, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब ये रुक जाएगा। तो चलो, फ्रिक्शन और ये खींचने वाला फोर्स दोनों इक्वल होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस एन, मास ऑफ बी कितना है 10, जी कितना है 10, म्यू एस कितना दिया है 0.2। अच्छा, एन क्या होगा, देख एन इधर होता है, ये 5 किलो का mg इधर होगा, है ना, ठीक है, और ये जो मिट्टी गिर रहा है उसका मास क्या होगा m, समझ रहे? तो n इज इक्वल टू mg। लेकिन मास किसका लेना है, एक तो ये ब्लॉक का और ये मिट्टी का, दोनों का ना, तो मास ऑफ ब्लॉक A प्लस मास ऑफ मिट्टी, डन। 0.2 इंटू मास ऑफ A, मास ऑफ A कितना दिया 5 kg प्लस m इंटू 10 इंटू 100। इसको सॉल्व कर तो मिट्टी का मास आएगा 45 kg। मतलब मिट्टी जब 45 kg गिर जाएगी अंदर तब ये रुक जाएगा, है ना। तो देख कितना टाइम लगेगा ऐसा होने में, तो इजी है ना कि सर मिट्टी जो गिर रहा है 1 सेकंड में 0.2 किलोग्राम गिर रहा है, मतलब 0.2 किलो मिट्टी आने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, तो इतना मिट्टी आने में कितना टाइम लगेगा, सिंपल। For 0.2 kg मिट्टी the time is taken 1 second. So for 45 kg मिट्टी how much time it will take? It will take 225 seconds. Done. Okay, students, laws of motion में next doubt 53 ये देखो एक सीन दिखा है हमने को, 3 blocks are arranged as shown in figure। 3 ब्लॉक फिगर में दिए गए, देखो इन दो को यहां से होल्ड किया हुआ है ऐसे टाइट। A and C are tied with wall। A और C को देखो दीवार के साथ टाइट बांध दिए गए। स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन A and B is 0.25। इधर जो है A और B के बीच का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है लिखने में। और बिटवीन A and B is 0.25, ठीक है। एंड बिटवीन B and C is 0.4। इनके बीच में जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बिटवीन B and C is 0.4, ठीक। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड सो दैट ब्लॉक B परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल मोशन। देख ये ब्लॉक B है, इन दोनों के साथ इधर अटका हुआ है, और हम जानते हैं यहाँ पे वो कोल्ड वेल्डिंग होता है ऐसा, नहीं, जिसने ब्लॉक B को है ना पकड़ के रखा है A और C के साथ। लेकिन ये जो फ्रिक्शन, ये A का फ्रिक्शन इसको इधर रोकेगा कि तू जा मत भाई, C का फ्रिक्शन भी इसको इधर रोकेगा कि तू मत जा, ठीक है। लेकिन ये वाला फोर्स सफिशिएंट होगा तो इन दोनों को बैलेंस करके इधर निकल लेगा ये होता है F cos 60। समझा कि नहीं समझा? तो देख ले, F cos 60 इधर के फ्रिक्शन और इस सरफेस के फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। तो हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको कि F cos 60 must be greater than or at least equal to the friction between A and B plus friction between B and C। cos 60 means 1/2। फ्रिक्शन का क्या फॉर्मूला होगा, म्यू एस एन प्लस म्यू एस एन। ये किसके बीच है, ए बी के बीच में, ये है
BC के बीच में। सो इट विल बी F डिवाइड बाई 2। अब ये म्यूएस कितना दिया हुआ है 0.25। ये नॉर्मल फोर्स कितना होता है देख ले, यहां से ऊपर लग रहा है नॉर्मल, तो इसका मास नीचे की तरफ काम करेगा तो हो जाएगा mg। मास किसका काम करेगा A का। फिर ये है 0.4। अच्छा, जो BC वाला मामला है देख ऐसे, ये तेरा B है, ये तेरा C है और ये तेरा A है। BC के बीच में जो N है वो C वाला सरफेस इस पे यूं लगाएगा N, और उसके अपोजिट में ये और ये पूरा मास इस पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम BC की जगह जो लेना है हमको mg, उसमें C के ऊपर वाला ये और ये दोनों मास लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का वजन C को लग रहा है और उसकी वजह से वो दब रहा है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करो F डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.25, इसका मास 2 kg दिया हुआ है क्वेश्चन में। हाँ लिख लो आप, मास ऑफ A इज 2 kg, मास ऑफ B इज 1 kg। 2 into 10, ये 0.4, ये 2 kg 1 kg 3 kg into 10। चलो F डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया अपना 5, ये हो गया अपना 12, 17, 34 आना चाहिए आंसर। क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट 55। अ प्लेयर टू प्ले जिम्नास्ट पोल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑन पोल। एक प्लेयर है वो जिम्नास्टिक पोल, पोल जानते हो ना, बड़ा सा खंबा, उस पे लोग चढ़ते हैं, वो नहीं हिंदी में बोलते मलखम, हाँ वो वाला। जिम्नास्ट पोल पे चढ़ रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, द मास ऑफ प्लेयर इज 60 kg एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 बिटवीन हिज पाम एंड पोल। पोल और इसकी हथेली के बीच का जो फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो टिक पाएगा, वो क्या है कोएफिशिएंट 0.2। व्हाट वुड बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल बाय हिम। ड्रॉ करना पड़ेगा भैया, बिना ड्राइंग के फिजिक्स में कुछ नहीं होता है। देखिए ये रहा बड़ा सा पोल, ठीक है, इस पोल पे वो चढ़ रहा है, समझ, ये रहा बड़ा सा पोल, इस पोल पे वो चढ़ रहा है जिम्नास्ट, ऐसे, ठीक है। अब देख, सबसे पहले तो यहाँ पे डाउनवर्ड इसका mg लगेगा, तो mg की वजह से ये गिर जाना चाहिए नीचे, लेकिन क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ फ्रिक्शन ने इसको पकड़ के रखा है। ये इसकी हथेली, इसके पाम, ये पोल और ये पाम के बीच का जो ये फ्रिक्शन होता है ना, वो इसको पकड़ के रखा है, वरना ये mg तो इसको नीचे ले आता, समझा। ओके, फिर ये जो सरफेस है, हम किसी भी सरफेस को जानते हैं कि कोई भी सरफेस पे ऑब्जेक्ट होता है तो सरफेस परपेंडिकुलरली ये नॉर्मल फोर्स लगाता है n। तब n फोर्स की वजह से ये इधर गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिर रहा है, मतलब इस साइड कुछ और उतना ही इक्वल फोर्स है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इतना देना पड़ेगा इसको। इस पोल पे से नीचे mg खींच रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शन पकड़ के रख रहा है। फिर पोल से यूं दूर की तरफ n है, वो इसको गिरा सकता है, लेकिन तो फिर उसको क्या करना है, जितना n है ना उतना फोर्स यूं पोल पे देना पड़ेगा, समझा। वही फोर्स पूछा है, तो सिंपल केस है ना, देख ले पूरा। रिक्वायर्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द नॉर्मल फोर्स। अच्छा, नॉर्मल फोर्स हर बार तो हम ले लेते थे म्यू एस mg, इस बार नहीं होगा, ये n इस डायरेक्शन में, mg अलग डायरेक्शन में, तो इस बार नहीं होगा। तो इस बार कोई बात नहीं ना, इसकी जगह हम ये तो ले सकते हैं फ्रिक्शन अपॉन म्यू एस, वो तो होता ही है। अच्छा, विद फ्रिक्शन इज इक्वल टू द mg अपॉन म्यू एस। अब वैल्यू रख सकते हैं, 60 kg था, ये 10 है, उसका कोएफिशिएंट क्या था 0.2, ये आएगा 3000 न्यूटन, द आंसर। डन। ओके, नेक्स्ट 56। Force of 13.2 Newton is acting on a stationary block of mass 6 kg kept on a horizontal surface. Horizontal surface पे एक ब्लॉक रखा है ऐसे, लिखा, ठीक है। उस पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज ये रहा 13.2 न्यूटन, ओके, 6 kg का मास है, ये जो ब्लॉक है वो 6 kg है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ब्लॉक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 64। मतलब ब्लॉक जो है यहां तक ट्रैवल करता है, सपोज 2 किलोमीटर, मींस डिस्टेंस ट्रैवल इज 2000 मीटर एंड ही इज अचीविंग द स्पीड ऑफ 64 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन अज्यूम दैट इट्स इनिशियल स्पीड मस्ट बी 0 एंड दिस इज द फाइनल स्पीड, दिस इज द डिस्टेंस। ओके, वेट, इसमें आगे बढ़ना है उससे पहले दिमाग लगा, ये इससे एक्सेलरेशन बना सकता है, यस,
v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ad, 64 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 2a 2000। तो यहां से a को सब्जेक्ट बना, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस इज व्हाट। ब्लॉक और सरफेस के बीच का जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या है। तो चल, बहुत इजी फॉर्मूला है, देख, ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है ना, और फ्रिक्शन इसको इधर रोक रहा है। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। रिजल्टेंट फोर्स इज 13.2 माइनस फ्रिक्शन। ओके, F इज इक्वल टू ma 13.2, फ्रिक्शन मींस म्यू n। पता है ना, सब इजी फॉर्मूले वाला मैटर है ये, तो कुछ खास दिमाग लगाना नहीं है। म्यू के माइनस एन, म्यू के तो अपने को फाइंड करना है, एन क्या होगा, कि नॉर्मल फोर्स इधर जाएगा ऊपर इज इक्वल टू द mg। बस अब ये 6 kg और ये a का वैल्यू यहां से एम रख के अपना म्यू के सेट करना है। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट, द टाइम टेकन बाय ब्लॉक टू स्लाइडिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द स्मूथ सरफेस ऑफ एन एंगल 45 इज n टाइम्स द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक kept on same type of rough surface। पहले मतलब स्मूथ सरफेस से उसको नीचे स्लाइड किया, फिर रफ सरफेस से किया, अच्छा सेम मतलब 45 डिग्री दोनों बार है, और इट इज n टाइम्स। ओके, चल आजा, चल देख, दो सीन डिस्कस करते हैं अपन। पहले ये है स्मूथ सरफेस वाला सीन, और यहां पे हम समझ लेते हैं रफ सरफेस वाला सीन। ठीक है, स्मूथ सरफेस है और इधर समझ ले रफ सरफेस है, ऐसा रफ है। ठीक है, एंगल दोनों केसेस में क्या है, 45 डिग्री, हियर ऑल्सो 45 डिग्री। ओके, यहां पे जो लगने वाला टाइम है वो इधर लगने वाले टाइम से n गुना ज्यादा है। वो तो ऑब्वियसली है ना, स्मूथ सरफेस पे जल्दी आएगा जूम, और इस पे थोड़ा स्लो आएगा, तो इधर टाइम ज्यादा लगेगा ना। हाँ, तो T2 इज n टाइम्स ऑफ T1। क्या बोलते हो, कुछ बोलने में गड़बड़ हुई, फिर से ध्यान से सुन। स्मूथ सरफेस का जो टाइम है उससे इधर n गुना ज्यादा लगेगा टाइम। समझा, कुछ बोलने में गड़बड़ हुई, मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन ज्यादा वक्त कहां लगेगा, इधर ना, तो यही बड़ा होगा ना। दैट वाइज दिस रिलेशंस अकर्स, T2 इज इक्वल टू n T1। ओके, चल, अब करना कुछ नहीं है, दिमाग लगाना है। दोनों केस में देख, डिस्टेंस सेम है, इधर भी डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना है, मतलब डिस्टेंस कॉमन है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका इनिशियल स्पीड क्या ले सकते हैं, 0। फाइनल स्पीड क्या ले सकते हैं, v। ब्लॉक का इनिशियल स्पीड क्या ले सकते हैं, 0। फाइनल क्या लेंगे, v। लेकिन स्पीड से नहीं करेंगे, उसको डिस्टेंस से करेंगे, डिस्टेंस कॉमन है ना। ठीक है, चलो आ जाओ। डिस्टेंस से स्टार्ट तो करें कुछ, देख, d इज इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर ले सकते हैं। इनिशियल स्पीड 0 है, दो को यहां पे लगा दे, 2d बाई a इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा, ये डिस्टेंस दोनों केस में इक्वल है, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, हाँ, इसलिए हम इसको टी स्क्वायर 1/a ऐसा लिख सकते हैं। सर एक्सेलरेशन कैसे लगा, अरे यार, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे एक्सेलरेशन हमको पता है क्या होता है, जी साइन। ठीक है, ये रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे एक्सेलरेशन पता होता है ना, जी साइन माइनस म्यू जी कॉस। पता है कि बताना पड़ेगा करके। ओके, चलो ठीक है, तो अब देखो T1/T2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2/A1 हो गया। अब इसका वैल्यू वहां पे रखना है अपने को, T1 स्क्वायर/T2 स्क्वायर, A2 यहां से ले लो भाई, जी साइन माइनस म्यू कॉस, फिर A1 का वैल्यू यहां से ले लो, जी साइन। हो गया ना काम, ठीक है। फिर इसको थोड़ा और आगे भी कर सकते हैं ऐसे, देख, T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर, जी जी कैंसिल आउट, एंगल 45 दिया देख ले, तो साइन 45 मीन्स 1/√2, कॉस 45 भी होगा 1/√2, नीचे भी हो जाएगा 1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट, T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू। मिल गया रिजल्ट, ठीक है। इस रिजल्ट को यहां पे यूटिलाइज करेंगे। चल, इस T2 को नीचे डाल, n को इधर डाल, 1/n इज इक्वल टू T1 बाई T2
स्क्वायर बोथ द साइड, t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर। देख रिजल्ट कंपेयर कर, मिल गया ना, t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर 1 माइनस म्यू ले ले, 1 माइनस म्यू। अब म्यू को इधर ले, इसको उधर ले, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये आंसर। ये वाला पोर्शन समझ में आया? ये बहुत बार पढ़ा है क्लासरूम में, इसको अब समझाने बैठूंगा तो फिर ये JEE लेवल का लेक्चर कैसे बन पाएगा? नहीं समझ में आया तो कॉल करना, पर्सनली सिखा दूंगा, ठीक है। चल नेक्स्ट वाला देखते हो। द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स फॉर अ ब्लॉक केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड ट्रैक ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा। द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स मतलब कुछ ना कुछ फोर्स चाहिए इनको। क्यों चाहिए? एक ब्लॉक को इंक्लाइंड ट्रैक पे रखा हुआ है। चल समझते हैं, ड्राइंग के बिना तो अपने को तो कुछ जमता ही नहीं लाइफ में। ये इंक्लाइंड प्लेन पे एक ब्लॉक को रखा है सपोज ऐसे, ठीक है, थीटा एंगल पे। क्या क्यों चाहिए फोर्स? पढ़ आगे। फॉर द अपवर्ड मोशन एंड फॉर द डाउनवर्ड मोशन इज 2। हाँ मतलब इस ब्लॉक को ऊपर तरफ के मोशन के लिए और नीचे तरफ के मोशन के लिए जो फोर्स का रिक्वायरमेंट है उसका रेशियो 2 है। तो दूसरा सीन भी बनेगा यहाँ पे। ये वाला सीन समझ लेते हैं अपवर्ड, ठीक है, और ये वाला सीन समझ लेते हैं डाउनवर्ड। ओके, इधर जो फोर्स चाहिए वो F1 है, इधर जो फोर्स चाहिए वो है F2। और एज गिवन इन द क्वेश्चन यहीं पे लिखते हैं F1 और F2 का रेशियो क्या है? 2, ठीक है। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट 0.3 है, याद रखना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंगल थीटा। चलो देख लेते हैं, आ जाओ। देख इधर डाउनवर्ड कौन सा फोर्स लगेगा? mg साइन, इधर लगेगा n, इधर लगेगा mg cos, और इसको ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना है तो फ्रिक्शन उसको अपोज ऐसे करेगा, मतलब इस साइड ये 2 हो गए और ऊपर वाला फोर्स कौन सा हो गया? F1। तो कर बैलेंस, F1 इज इक्वल्स टू mg साइन प्लस फ्रिक्शन। ये अपवर्ड का केस है तो फ्रिक्शन उसको ऐसे अपोज करेगा ना। हाँ, सो F1 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मींस म्यू n mg cos। अब ये समझ बच्चे जैसे लगते हैं, बहुत पढ़ लिया लॉ ऑफ मोशन। अब थोड़ा ऐसा लगता है डाउट सॉल्यूशन ही बंद कर दो इसका, तो आपके डाउट में इतना दम होता नहीं है यार। ये म्यू का वैल्यू 0.3 है, लेना है ले ले, 0.3 cos थीटा। ये हो गया तेरा F1। क्लियर? अब दूसरे सीन में क्या है? डाउनवर्ड है, ठीक है। चल डाउनवर्ड आने के लिए एक तो ये mg साइन होता ही है। अच्छा, इसको नीचे आना है तो इस बार फ्रिक्शन इधर जाएगा ना, इस बार फ्रिक्शन इधर जाएगा, ठीक है। और ये तेरा जो F2 है वो तो इधर ही है पहले से। इन दोनों के जितना या उससे ज्यादा ही होगा तो ये नीचे आएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि mg साइन मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू F2 प्लस फ्रिक्शन। मतलब mg साइन में इतना ताकत होना चाहिए कि इन दोनों फोर्स को बैलेंस करके नीचे ला सके ब्लॉक को। समझा? ओके, हम इक्वल टू वाली सिचुएशन लेंगे। ओके, mg साइन थीटा इज इक्वल टू F2 प्लस म्यू n मींस mg cos। F2 को सब्जेक्ट बना, mg साइन माइनस म्यू mg cos। सो F2 इज इक्वल टू mg कॉमन साइन थीटा माइनस म्यू, म्यू मींस 0.3 cos थीटा। ये बन गया F2, ये बन गया तेरा F1। तो दोनों का रेशियो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। चलो mg साइन थीटा प्लस 0.3 cos थीटा, नीचे mg साइन थीटा माइनस 0.3 cos थीटा। और ये F1 F2 का रेशियो क्या हो गया? 2। अब इसको सॉल्व करेगा तो तुझे थीटा मिलना ही मिलना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.9 आएगा इसका आंसर। नहीं आता है तो कॉल करके पूछना सर क्या बात है। ओके, 61 में क्या बोला है? फोर्स रिक्वायर्ड टू प्लेस अ सब्सटेंस ऑफ मास 102 kg in a steady position on a plane making an angle of 30 degree with the horizontal is 750 Newton। ये रहा स्लोप 30 डिग्री, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास है 102
kg. Okay. If the coefficient of static friction and kinetic friction of the surface are 0.4 and 0.3, static friction coefficient 0.4, kinetic friction coefficient 0.3, find the magnitude of friction force. हाँ, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? अरे फ्रिक्शन फोर्स देख भाई, इधर mg साइन होता है, मान ले डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शन इधर होता है। फ्रिक्शन फोर्स इन किसी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रिक्शन फोर्स की अपनी दुनिया भाई। देख फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एस एन। एन क्या लेगा तू? mg कॉस ले लेगा, समझा? अब ये जो क्वेश्चन में बोल रहे हैं ना कि 750 न्यूटन फोर्स दे के उसको स्टेशनरी रखा जाता है, ये सब तुझे घुमा रहा है। सीधा फ्रिक्शन ही तो पता करना है, तो ये 750 न्यूटन का हमको कुछ जरूरत नहीं है, इसमें फालतू में इंफॉर्मेशन दिया है। इस सरफेस का ये जो रफनेस है वो कितना फ्रिक्शन पैदा कर सकता है? तो चलो मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना पैदा हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। 0.4 102 10 √3/2, इसको आंसर करेगा ना तो वेरी क्लोज टू 353 न्यूटन आएगा। मतलब ये जो सरफेस है वो इससे ज्यादा फ्रिक्शन पैदा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो तू तेरे ऑप्शन देख ले, तेरा मैक्सिमम फ्रिक्शन 353 हो सकता है इस सरफेस पे जब म्यूएस तेरा ये है। तो इन्होंने फ्रिक्शन के लिए ऑप्शन दिया है 500 नहीं, 353 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, 750 भी नहीं होगा, ये होगा 250 न्यूटन। डन। ओके 62, द लेंथ ऑफ फ्रिक्शनलेस सरफेस इज 3 मीटर। फ्रिक्शनलेस मतलब कुछ म्यू एस एफ एन कुछ लेना नहीं है, सरफेस का जो लेंथ है 3 मीटर है, और इट इज मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ड्राइंग ये बनेगा ऐसा, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल है, और इसका जो लेंथ है वो क्या है? टोटल 3 मीटर। थोड़ा बड़ा बनेगा, छोटा कर, चल ठीक है 30 डिग्री, और ये जो लेंथ है वो है 3 मीटर। ओके अच्छा एक मिनट, लेंथ 3 मीटर है, 30 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। पढ़ा था 10वीं में कि पाइथागोरस कि 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस से आधा होता है। तो जरूरत नहीं है, लेकिन याद आया तो ले लिया। मान लो इस हाइट की जरूरत पड़ सकती है इस क्वेश्चन में। ओके आगे बढ़ो। अब बॉडी इज मूविंग ऑन दिस इंक्लाइन ट्रैक फ्रॉम स्टेशनरी पोजिशन एंड रीच एट द बॉटम। एक बॉडी यहां से स्टेशनरी पोजीशन में है, मतलब इनिशियल स्पीड 0 और एकदम बॉटम पे पहुंचता है। अच्छा बॉटम पे पहुंचेगा तो स्पीड क्या होगा? सोच सोच सोच, √2gh। चल √2gh, जी कितना ले ले? 10, और ये हाइट कितना ले ले? 1.5, √30 होगा बॉटम पे स्पीड। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम तो जैसे जैसे डेटा को एनालिसिस करते हैं वैसे इंफॉर्मेशन निकल रही है। √30 होगा बॉटम पे, लेकिन उन्होंने पूछा गया after that it is moving on a frictionless surface in horizontal direction। फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और आगे भी मूव कर रहा है, सपोज यहां तक मूव किया उसने। ओके फ्रिक्शनलेस सरफेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25। ये कुछ लिखने में गलती है, फ्रिक्शनलेस नहीं होगा। फ्रिक्शनलेस होता स्मूथ होता तो 0.25 कैसे होता? तो फ्रिक्शन लेस नहीं है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है, क्योंकि कोएफिशिएंट दिया है ना, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट क्या दिया है? 0.25। ठीक है। देन हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड बाय बॉडी बिफोर इट कम टू द रेस्ट। मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल समझा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो यहां से निकला स्टेशनरी, इधर पहुंचा, यहां पे आके रुक नहीं रहा है, थोड़ा और आगे जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना? समझा? चल ट्राई करते हैं। यहां पे आके वो रुक रहा है, तो सिर्फ इतने ट्रैक के लिए देख, इनिशियल स्पीड ये हो जाएगा 30 और फाइनल क्या हो जाएगा 0। सिर्फ इस ट्रैक के लिए इनिशियल इसी को समझना पड़ेगा ना, √30 और फाइनल हो जाएगा 0। अच्छा ये डिस्टेंस पता करना है। ओके यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? फॉर्मूला सेट है अपना, v0 ad वाला सेट है ना, सिर्फ एक्सेलरेशन पता करना है। तो चल एक्सेलरेशन पता करते हैं। F=ma। फोर्स कौन सा लगेगा इसको रोकने के लिए? ब्लॉक को कौन रोक रहा है? अरे फ्रिक्शन रोक रहा है, तो फोर्स कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मींस म्यू एन, एन मींस mg। इस बार mg कॉस नहीं, ये ब्लॉक इधर है तो ये n है और ये नीचे mg है, तो इस बार n बराबर mg। mm कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन क्या आया? म्यू जी। म्यू कितना है? 0.25, g कितना है? 10। ये हो गया तेरा 2.5,
मतलब 2.5 है इंग्लिश मीडियम। हाँ, ये एक्सेलरेशन मिल गया। अब क्या चाहिए, v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर 2ad, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड √30। बहुत ज्यादा पढ़ा के ना हमको भी फिर थोड़ा मजा करने को चाहिए, थोड़ा ये कैंसिल आउट ले रहे बहुत हो गए। अच्छा, ये रिटार्डेशन है देख, क्योंकि यहाँ पे √30 स्पीड है और यहाँ पे 0, मतलब ये स्लो पड़ रहा है, मतलब ये रिटार्डेशन है। तो एक्सीलरेशन के साथ नेगेटिव लेना था हमको, ले लिया। चल, ये 2.5 का डबल क्या होगा 5, 5 6 30, 6 मीटर विल बी द आंसर। Okay, next, a particle is rotating on a circular path with velocity 0.2 meter per second in a cone-shaped, अच्छा सर्कल तो लेकिन कॉन के अंदर है, ठीक है, आगे पढ़ो। In a cone-shaped cap kept on the surface, height of cap is 10 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर है, और जो पार्टिकल घूम रहा है उसका स्पीड 0.2 है। ओके, एंड इट्स एज्ड पोर्शन इज इन अपर साइड, तो उसका जो शार्प है वो अपर साइड है। व्हाट इज द हाइट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस? ड्राइंग विल हेल्प एवरीथिंग। ये ऐसे होगा ड्राइंग, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो ऊपर रखना है, बोला है क्वेश्चन में। पार्टिकल की साइड पे, अच्छा इसका टोटल जो एंटायर हाइट है इट इज 10 सेंटीमीटर, इट मींस 0.1 मीटर, ठीक है। सपोज पार्टिकल किसी भी एक सर्टन हाइट पे इधर है सर, इधर है पार्टिकल, पार्टिकल के हाइट को क्या समझ लू x, और यहां से ये जो टॉप हाइट है उसको क्या समझ लेता हूं l, ठीक है। पार्टिकल इधर रोटेट हो रहा है ऐसे, दिखा पूरा। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है रे, ऐसे टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है, ऐसे ऐसे घूमने के लिए उसका सेफ स्पीड मैक्सिमम क्या होता है, देखिए होता है घूमने वाला स्पीड v इज इक्वल टू √rg tan थीटा। फॉर्मूला बेस्ड सम है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में इतना पढ़ा है ना, कितना पढ़ा कॉन्सेप्ट ही बार बार घुसा करूं, सीधा फॉर्मूला है rg tan, है ना। चल इसको स्क्वायर कर, तो यहां से tan थीटा वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ये tan थीटा, इसको इक्वेशन 1 बोल दे। अच्छा, थीटा कहां बनता है, ये इधर बनता है ना, ऐसे पता है ना, इधर थीटा बनता है। तो ये हो गया अपना L और ये हो गया R। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला बन रहा है अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये हो गया इक्वेशन 2। 1 और 2 को कंपेयर कर दे, कंपेयरिंग 1 and 2, v square by rg is equals to L upon R. R cancel out, that's why L is v square divided by g। v कितना है 0.2, g कितना है 10, तो ये हो गया 0.04, ये हो गया 10। फाइनली L कितना है 0.004, ये हो गया मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर तो पॉइंट इधर आ जाएगा 0.4 सेंटीमीटर। जो हाइट है 0.4 सेंटीमीटर आया, और पूरा हाइट क्या है 10, तो जो बाकी का रिमेनिंग है वो क्या होगा 10 माइनस 0.4, तो 9.6 सेंटीमीटर इज द आंसर। अच्छा, आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कहीं से मान लो भूल गए हो तो मैसेज करना, मैं फिर कॉन्सेप्ट का एक और लेक्चर ले लूंगा। ओके, डन। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट P to Q ऑन अ सेमी सर्कल पाथ एज शोन इन फिगर। क्या रे राइटर, फिगर बनाते नहीं हो, हंस रहे हो, बोले याद है मेरे को, देख ये रहा फिगर, ऐसे ये P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है, और ये इसका सेंटर है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक पार्टिकल यहां से निकला, यहां पे आया, ठीक है। चल ठीक है, इसके अंदर का साइंस ढूंढ के निकालते हैं। फाइंड द सेंट्रीपेटल फोर्स ऑन इट एट पॉइंट Q। ढूंढते हैं, चलो देखो। सबसे पहले सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बोल दे नहीं पता है, डूब मर, साइंस में आ चुका है, 12वीं में जाने वाला है। सेंट्रीपेटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r, हमको उसका स्पीड पता करना है, उसमें रख देना है, आंसर आ जाएगा, क्योंकि मास तो दिया हुआ है ना 10 ग्राम। ठीक है, करते हैं, देख ड्राइंग समझ। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक आया है,
यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट था तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या था, वर्क एनर्जी डाल रहा हूं, उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वर्क एनर्जी डाल रहा था कि थोड़ा रिपीटेशन होते रहा। पोटेंशियल एनर्जी mgh, अब इतना नीचे आया तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इधर, हाफ mv स्क्वायर। तो हम जानते हैं ना। अच्छा, इस पॉइंट पे वो स्टेशनरी था तो काइनेटिक एनर्जी क्या समझना है, जीरो। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को क्या समझना है, जीरो। अब इसका समेशन और इसका समेशन इक्वल होगा ना, एनर्जी कंजर्वेशन, और सीधा लिख लेना भाई mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, mm कैंसिल आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 2gh। तो हाइट क्या है, इसको हाइट बोलेंगे ना। देख यहां से ये तेरा एक रेडियस, ये दूसरा रेडियस, म्हणजे हाइट क्या हो गया 2r, रूट 2g 2r, ये हो गया तेरा v स्क्वायर। ओके, अब इसको यहां पे लगा दे, m अपॉन r v स्क्वायर। अबे तेरी क्या तुम, ये v है रे, रूट कर दिया ना तो ये v है, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 to the 4gr, r कैंसिल, 4mg। मास कितना दिया है 10 ग्राम, तो 10 इंटू -3, और ये g हो गया 10, तो ये हो जाएगा 0.4 न्यूटन, है ना, एकदम इजी। आ रही ना अपने आप पे शर्म, डाउट सेगमेंट पे डाल के ऐसे ऐसे तुम लोग डाउट पूछते हो लॉज ऑफ मोशन में। चल ठीक है, पूछना। ओके, लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट डाउट, एज शोन इन फिगर mass of 5 kg, 10 kg and 15 kg are tied to the point A, B and C respectively। ये दिख रहा है फिगर, यार राइटर इतना छोटा फिगर, चल बड़ा बनाता हूं, देख ये रहा फिगर, देख ये पॉइंट है O, ओके, बड़ा मजा नहीं आएगा, थोड़ा और अच्छे से बना दे इसको, इधर ले, ये देख इधर है पॉइंट O, यहाँ पे पॉइंट A, यहाँ पे पॉइंट B एंड देयर इज पॉइंट C। ओके, इन सब जगह पे 5 kg, 10 kg, 15 kg को बांधा हुआ है। मतलब इस पॉइंट पे मास कितना है 5 kg, इस पॉइंट पे मास कितना है 10 kg, और इस पॉइंट पे कितना बांधा हुआ है 15 kg। तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर, ये 10 किलो, इससे भी बड़ा ये 15 किलो, ये छोटू सा 5 किलो। चल ठीक है, इफ इट इज मूव्ड सर्कुलरली फ्रॉम पॉइंट O, पॉइंट O से ये सब लोग सर्कुलरली मूव कर रहे हैं, मतलब एक ही दूरी पे बांधा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये लोग ऐसे एक साथ सब लोग घूमेंगे, टिंग 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 टिंग, ये भी ऐसे ही घूमेगा, ये भी ऐसे ही घूमेगा, सब एक साथ निकलेंगे। ऐसा नहीं कि ये बी इधर पहुंच गया ना ये बी रुका हुआ है, पूरा एक ही सिस्टम है, उस पे 1 2 3 पार्टिकल चिपके और सब एक साथ घूम रहे। अच्छा एक मिनट, न्यूमेरिकल जान दे आगे, थोड़ी इस पे कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है ये सब कंसेप्ट, थोड़ा देर रोटेशनल भी डालते हैं इसमें, लॉज ऑफ मोशन के साथ रोटेशनल कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ये जो पार्टिकल है इसका स्पीड, इस पार्टिकल का स्पीड और इस पार्टिकल का स्पीड क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए तीनों पार्टिकल साथ में चल रहे हैं, ठीक है, तीनों पार्टिकल साथ में चल रहे हैं और सबको यूं घूम के वापस इधर आने में वक्त उतना ही लग रहा है, ठीक है। इन द सेम टाइम ये देख इतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, ये उससे भी बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, मतलब इसका स्पीड ज्यादा है, उतने ही टाइम स्लॉट में ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। देख टाइम सबको इक्वल लग रहा है क्योंकि सब एक ही पॉइंट पे चिपके हुए, सबको एक साथ जाना है, एक साथ आना है, लेकिन इसको सबसे ज्यादा दौड़ के आना है, इसको थोड़ा कम, तो मतलब सबका स्पीड अलग अलग है, इसका कम है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका। तो यहाँ पे वी कॉमन नहीं है, वी सबका अलग है, लेकिन एक चीज है, ये सब लोग एक ही पॉइंट फ्रेम में चिपके हुए ना, तो इन सबका ओमेगा इक्वल होता है, रोटेशनल दौड़ा दौड़ा कि पूरा जो सिस्टम होता है रिजिड बॉडी, उसके सारे पार्टिकल का ओमेगा इक्वल होता है, अल्फा इक्वल होता है। डन ना? तो इस फिनोमिनन में कॉन्सेप्ट ये मिला कि तीनों का स्पीड इक्वल नहीं होगा, लेकिन तीनों का ओमेगा इक्वल होगा। कॉमनली इसको आप ओमेगा बोल सकते हो, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। What is the ratio of centripetal force on acting on a body A, B and C? इन तीनों पे लगने वाला सेंट्रीपेटल फोर्स का रेशियो क्या है? चल बनाते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। पहले तो तुझे पता चल गया है कि सर v सबका अलग अलग है, तो तीन तीन जनों को v क्यों फाइंड करेगा? छोड़ v को रिप्लेस कर, v इज इक्वल टू r ओमेगा। डन ना? तो सॉल्व कर, तो mr ओमेगा स्क्वायर आया। नाउ यू कैन सी ओमेगा इज कॉमन इन ऑल थ्री
situations, so you can take f is directly proportional to the mr. हो गया. अब तुझे तीनों का रेशियो निकालना है, तो निकाल इधर रेशियो. देख f1 is to f2 is to f3. f1 क्या होगा, m1 r1 square is to m2 r2 square is to m3 r3 square. इसका मास था 5 किलो, इसका था 10 किलो और इसका था 15 किलो. अब रेडियस देख, ये O पॉइंट से इसका रेडियस r है और इसका 2r हो जाएगा ना, तो उसका क्या हो जाएगा 3r. तो r स्क्वायर 2r स्क्वायर 3r स्क्वायर. इसको सॉल्व कर अपने हिसाब से, देख ले. 5r स्क्वायर 4 to the 40. अरे आर स्क्वायर कहाँ है, आर है यार. कुछ भी पढ़ते हो तुम लोग, कुछ भी पढ़ाता हूं मैं. सॉरी और ही नहीं बोलना है. चल, गर्मी बहुत है, होता है. 10 to the 20r. इसका हो गया 15 3 जा 45r. सब कुछ कैंसिल. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 9 जा आंसर. Okay, next in laws of motion, a substance A freely falls from 20 meter height tower. At the same instant, another substance B is moving on a circular path of radius 7 meter. ठीक है, दो सीन है. तो पार्टिकल A है जो इस टावर से फ्री फॉल कर रहा है, मतलब इसका इनिशियल स्पीड 0 है, ड्रिंग यहाँ पे आगे गिर रहा है. और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, जितना टावर का हाइट है 20 मीटर. अच्छा, इस केस में एक्सेलरेशन क्या लेगा, G is equals to 10. हो गया ये तो. दूसरा सीन क्या है, पार्टिकल B के लिए, पार्टिकल B सर्कुलर पाथ पे रोटेशन स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. चल, अब पार्टिकल बी के बारे में और इंफॉर्मेशन है. When B completes 10 rotations, A falls on the surface. जब ये A सरफेस पे गिरता है इधर, उतने ही वक्त में ये अपना 1 2 3 10 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है. कितना रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, 10. अच्छा, 1 मिनट, इसने 10 रोटेशन किया तो डिस्टेंस कितना हुआ भाई. एक रोटेशन में इसका डिस्टेंस होता है 2 पाई आर, तो 10 रोटेशन में कितना होगा इंटू 10, मतलब डिस्टेंस हो गया टोटल 20 पाई आर. और इसने कितना डिस्टेंस आ गया 20 मीटर. लेकिन दोनों का टाइम कैसा लिया क्वेश्चन में, कॉमन, क्योंकि जितने वक्त में ये फॉल हुआ उतने वक्त में इसने 10 रोटेशन किया, तो टाइम दोनों का क्या हुआ, कॉमन. तो पहले यहां से टाइम निकाल, तो निकलेगा ना, ये फॉर्मूला है यार, v0t प्लस हाफ GT स्क्वायर. हैंड राइटिंग सर आपके बड़े गंदे हैं. अरे स्पीड में वीडियो निपटाना है, तुझे भी सेटिस्फाइड करना है, सब हो तो नहीं सकता साथ में. T2 आ गया मेरा, तो फटाफट तेरा भी आ जाएगा, टेंशन नहीं ले. चल, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना अभी, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ बी. ये बी का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r है ना. ओके, अब v क्या लेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. v क्या लेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस कितना है 20 पाई आर, टाइम कितना है 2 सेकेंड. ये हो गया v स्क्वायर और ये हो गया r. क्लियर. चल, अब सॉल्व कर आगे. 10 पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन r, एक एक r कैंसिल आउट. अच्छा देख दे, ये पाई स्क्वायर जनरली है ना 3.14 का स्क्वायर होता है. इट इज वेरी क्लोज टू 10, तो हम पाई स्क्वायर को 10 ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली. और रेडियस 7 मीटर दिया हुआ इधर देख, तो 7 इंटू 10⁻²बन रहा है मेरा. तो ये 10 का स्क्वायर कौन करेगा, 100. अब बन रहा है 7 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डन.